एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक घमंडी जादूगर रहता था। उसका नाम था गोगा। गोगा के पास अद्भुत जादुई शक्तियां थीं, जिनकी वजह से वह गांव में बहुत प्रसिद्ध था। लेकिन उसकी प्रसिद्धि ने उसे अत्यधिक घमंडी बना दिया था। वह हमेशा खुद को सबसे श्रेष्ठ मानता था और गांव वालों को तुच्छ समझता था। गोगा का घर गांव के बाहरी हिस्से में था, जहां वह अपनी जादुई किताबों और औजारों के साथ रहता था। वह कभी भी गांव वालों की मदद के लिए तैयार नहीं होता था, बल्कि उन्हें अपने जादू से डराता और उनके ऊपर रौब जमाता था। अगर किसी गांव वाले को कोई समस्या होती और वे गोगा के पास मदद के लिए आते, तो वह उन्हें अपमानित करता और उनकी समस्या को और बढ़ा देता। एक दिन गांव में एक बूढ़ी औरत, जिसका नाम दयाबेन था, गोगा के पास आई। उसने गोगा से विनती की, मेरे बेटे को एक गंभीर बीमारी हो गई है, कृपया उसकी मदद करो। गोगा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे बेटे की बीमारी से मुझे क्या, मैं कोई वैद्य नहीं हूँ। जाओ यहाँ से और मुझे परेशान मत करो। दयाबेन दुखी मन से वापस चली गई। गांव वाले गोगा के इस व्यवहार से बहुत निराश थे, लेकिन वे उसकी शक्तियों से डरते थे और उसका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। कुछ दिनों बाद गांव में एक रहस्यमयी यात्री आया। वह एक बुजुर्ग व्यक्ति था, जिसका नाम शुभंकर था। उसने गांव वालों से गोगा के बारे में सुना और उसके घमंड के बारे में जानकर दुखी हुआ। शुभंकर ने तय किया कि वह गोगा को सबक सिखाएगा। शुभंकर गोगा के घर गया और उसने दरवाजा खटखटाया। गोगा ने दरवाजा खोला और शुभंकर को देखकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? शुभंकर ने विनम्रता से कहा, मेरा नाम शुभंकर है और मैं दूर के देश से आया हूँ। मैं एक साधारण यात्री हूँ और मैं आपकी महानता के बारे में सुनकर यहाँ आया हूँ। क्या आप मुझे अपने कुछ जादुई करतब दिखा सकते हैं? गोगा को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा और उसने अपनी सभी शक्तियों का प्रदर्शन करना शुरू किया। उसने आग से खेला, पानी को हवा में उछाला और हवा में उड़ते हुए फूलों की वर्षा कर दी। शुभंकर ने यह सब बहुत ध्यान से देखा और प्रशंसा की। शुभंकर ने फिर कहा, गोगा, तुम सचमुच महान हो, लेकिन क्या तुम एक साधारण आदमी को जादू सिखा सकते हो? गोगा ने गर्व से कहा, बिल्कुल, लेकिन तुम्हें पहले यह साबित करना होगा कि तुम इसके योग्य हो। गोगा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तैयार हूँ। गोगा ने शुभंकर को एक कठिन पहेली दी और कहा, यदि तुम इस पहेली का हल निकाल सकते हो तो मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगा। शुभंकर ने ध्यान से पहेली को सुना और थोड़ी देर में उसका समाधान कर दिया। गोगा यह देखकर हैरान रह गया, लेकिन उसने अपने घमंड को बरकरार रखते हुए कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगा। गोगा ने शुभंकर को एक जादुई मंत्र सिखाया और कहा, अब इसे दोहराओ। शुभंकर ने मंत्र दोहराया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। गोगा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे पास जादू करने की क्षमता नहीं है, तुम इसे कभी नहीं सीख सकते। शुभंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, गोगा, जादू सिर्फ मंत्रों में नहीं होता, यह दिल और आत्मा की शुद्धता में होता है। तुमने अपनी शक्तियों का उपयोग घमंड और अहंकार के लिए किया है, न कि दूसरों की मदद के लिए। यही कारण है कि तुम्हारी शक्तियां अब तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं। गोगा ने शुभंकर की बात को हल्के में लिया और उसे बाहर निकाल दिया। लेकिन अगले दिन गोगा ने महसूस किया कि उसकी जादुई शक्तियां कमजोर हो रही हैं। वह जितना ज्यादा जादू करने की कोशिश करता, उसकी शक्तियां उतनी ही कम होती जाती। गोगा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गांव वालों से माफी मांगने का निर्णय लिया। उसने सबसे पहले दयाबेन से माफी मांगी और उसके बेटे की बीमारी ठीक करने के लिए अपनी बची हुई शक्तियों का उपयोग किया। गोगा का घमंड टूट चुका था।
अब उसने दूसरों की मदद करने का संकल्प लिया। गांव वाले गोगा के इस बदलाव को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे माफ कर दिया। शुभंकर ने भी गोगा के इस परिवर्तन को देखा और उसे आशीर्वाद दिया। उसकी जादुई शक्तियां उसे वापस मिल गई। उसके बाद वह हमेशा अपनी जादुई शक्तियों से लोगों की मदद करने लगा। घमंड और अहंकार हमें दूसरों से दूर कर देते हैं और अंततः हमारी अपनी शक्तियों को भी कमजोर कर देते हैं। सच्ची शक्ति दूसरों की मदद करने और सदा विनम्र बने रहने में है। बहुत समय पहले एक राज्य में एक प्रतापी राजा हुआ करता था। उसके 3 पुत्र थे। अपने पुत्रों को सुयोग्य बनाने के लिए उसने उनकी शिक्षा दीक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था की और उन्हें हर विधा में पारंगत बनाया। वह चाहता था कि उसके पुत्र इस लायक बने कि भविष्य में राज्य की बागडोर सुचारू रूप से संभाल सकें। जब वह वृद्ध हो चला तो एक दिन उसने अपने सभी पुत्रों को अपने पास बुलवाया। उसने अपने पुत्रों से कहा, पुत्र, हमारे राज्य में नाशपाती का एक भी वृक्ष नहीं है। मेरी इच्छा है कि तुम लोग इस वृक्ष की खोज में जाओ और मुझे वापस आकर बताओ कि वह कैसा होता है। किंतु तुम सब अलग अलग और 4-4 माह के अंतराल के इस खोज में जाओगे और सब साथ में आकर ही मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर देना। जो आज्ञा पिताश्री। तीनों पुत्र एक स्वर में बोले। ज्येष्ठ पुत्र सबसे पहले गया, उसके उपरांत मंझला, कनिष्ठ पुत्र अंत में गया। जब सभी पिता के कहे वृक्ष की खोज कर वापस लौट आए तब एक साथ राजा के पास पहुँचे। राजा उनसे बोले, पुत्र, बारी बारी से बताओ कि वह वृक्ष कैसा होता है। ज्येष्ठ पुत्र बोला, पिताश्री, वह वृक्ष अजीब है। उसमें न कोई पत्तियां हैं न ही फल। वह तो एक सूखा वृक्ष है। नहीं नहीं, वह वृक्ष तो हरा भरा वृक्ष है। कदाचित उस पर फल नहीं लगते थे। यह एक बड़ी कमी है उस वृक्ष में, मंझला पुत्र बोला। इतने में कनिष्ठ पुत्र बोल पड़ा, पिताश्री, प्रतीत होता है कि दोनों भ्राता किसी अन्य वृक्ष को देखकर आ गए हैं। नाशपाती का वृक्ष तो हरा भरा और फलों से लदा होता है। मैं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ। तीनों पुत्र अपनी अपनी बात पर अड़ गए और विवाद करने लगे। उनके विवाद को शांत करने राजा बोला, पुत्रों, विवाद मत करो। जो तुमने अपनी आंखों से देखा है उसे ही सत्य मानो। तुमने जो देखा है वास्तव में वही सत्य है। तुम तीनों नाशपाती का ही वृक्ष देखकर आए हो और जो वर्णन तुम कर रहे हो वह उसी वृक्ष का है। तुम्हारे वर्णन में अंतर इसलिए है कि तुमने वह वृक्ष अलग अलग मौसम में देखा है। राजा आगे कहने लगा, पुत्रों, मैंने जानबूझकर तुम तीनों को अलग अलग मौसम में भेजा था। ऐसा मैंने तुम्हें जीवन की एक गहरी सीख देने के लिए किया था। अब मैं तुम्हें जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो और सदा स्मरण रखो। इसके बाद राजा ने अपने पुत्रों को 3 बातें बताई। 1, किसी भी चीज के क्षणिक अवलोकन से उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होती। किसी भी वस्तु, व्यक्ति और विषय के बारे में सही, सटीक और पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए उसका लंबे समय तक अवलोकन और परख आवश्यक है। इसलिए किसी के भी बारे में तत्काल राय मत बनाओ। 2, मौसम सदा एक सा नहीं रहता। मौसम का प्रभाव जैसे नाशपाती के वृक्ष पर पड़ा था और वह कभी सूखा कभी हरा भरा दिखाई पड़ा, उसी प्रकार जीवन के उतार चढ़ाव के कारण मनुष्य के जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता का दौर आता है। ऐसे दौर में हिम्मत मत हारो, धैर्य से उनका सामना करो। मौसम की तरह बुरा समय भी चला जाएगा और सुख का समय अवश्य आएगा। 3, किसी भी विषय में दूसरे का मत अच्छी तरह जाने बिना अनावश्यक विवाद में मत पड़ो। दूसरे का पक्ष भी सुनो और उसके विचारों और दृष्टिकोण को जानो। इससे तुम्हारा ज्ञान वर्धन होगा और दृष्टिकोण व्यापक होगा।
जब भी विवाद की स्थिति निर्मित हो, किसी ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति से परामर्श लेकर अपना विवाद सुलझा लो। राजा की सीख तीनों पुत्रों ने गांठ बांध ली और प्रण किया कि जीवन में सदा इन बातों पर अनुसरण करेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी एक ही बेटी थी। वह बहुत सुंदर थी। गरीब किसान ने गांव के जमींदार से कर्ज लिया हुआ था, किंतु गरीबी के कारण वह कर्ज वापस नहीं कर पा रहा था। जमींदार जब भी उस पर कर्ज वापस करने का दबाव बनाता, वह कुछ समय की मोहलत मांग लेता। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन जमींदार की दृष्टि किसान की सुंदर पुत्री पर पड़ी, जो युवा हो चुकी थी। किसान की बेटी को देख जमींदार उस पर मोहित हो गया। वह किसान के पास गया और बोला, मैं तुम्हारा पूरा कर्ज माफ कर दूंगा, अगर तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो। जमींदार के विवाह प्रस्ताव से किसान और उसकी बेटी हैरान रह गए। जमींदार अधेड़ उम्र का कुरूप व्यक्ति था। किसान ने अपनी सुंदर बेटी का विवाह उससे करने से इनकार कर दिया। किसान की इनकार सुनकर जमींदार बौखला गया और तुरंत अपने कर्ज के पैसे मांगने लगा। किसान के पास पैसे नहीं थे, उसने मोहलत मांगी, लेकिन जमींदार ने मना कर दिया और उसे जेल पहुंचाने की धमकी देने लगा। अंत में दोनों का मसला गांव की पंचायत में पहुंचा। पूरा मामला सुनने के बाद पंच बोले, ये मामला कुछ उलझा हुआ है। किसान तो कई वर्षों से कर्ज चुका नहीं पा रहा और उसकी स्थिति को देखते हुए लगता नहीं कि वह कर्ज चुका पाएगा। बेटी का विवाह वह जमींदार से करना नहीं चाहता। ऐसे में बहुत सोच विचार कर हम ये फैसला किसान की बेटी की किस्मत पर छोड़ते हैं। पंच आगे बोले, यहाँ जमीन पर काले और सफेद कंकड़ पड़े हुए हैं। जमींदार इन कंकड़ों में से 2 कंकड़ उठाकर 2 थैलों में रखेगा। किसान की बेटी को बिना देखे उन थैलों में से कंकड़ निकालना होगा। एक, यदि वह काला कंकड़ निकालती है तो उसे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और किसान का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। 2, यदि वह सफेद कंकड़ निकालती है तो उसे जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और किसान का कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। 3, यदि वह कंकड़ निकालने से इनकार करती हैं, तो किसान को जेल में डाल दिया जाएगा। पंचायत का फैसला सुनकर किसान और उसकी बेटी चिंता में पड़ गए। इधर जमींदार ने जमीन में पड़े कंकड़ उठाकर थैली में डाल लिए। जब जमींदार कंकड़ उठा रहा था तो किसान की बेटी ने देख लिया कि उसने सबकी आंखों में धूल झोंककर दोनों काले कंकड़ ही उठाए हैं। अब किसान की बेटी किसी भी थैले से कंकड़ निकालती, वह काले रंग का ही होता। जमींदार इतना धूर्त होगा, ये उसने सोचा नहीं था, लेकिन उसे किसी भी हाल में इस मुसीबत से बाहर निकलना था। वह अपना दिमाग दौड़ाने लगी। उसके सामने 3 विकल्प थे। 1, थैली में से कंकड़ निकालने से मना कर दे और पिता को जेल जाने दे। 2, थैली में से कंकड़ निकाले और चुपचाप जमींदार से शादी कर ले। 3, पंचों को जमींदार की धूर्तता के बारे में बता दे। तीसरा विकल्प उसे ठीक लगा, लेकिन पंचों को बताने पर भी इस मुसीबत से छुटकारा नहीं मिलता। पंच जमींदार से कंकड़ बदलवा लेते और अंत में निर्णय उसकी किस्मत पर ही निर्भर करता। वह ऐसा उपाय सोचने लगी जिससे उसे पंचों को कुछ कहना भी ना पड़ना पड़े और वह जमींदार से शादी करने से बच भी जाए। एक उपाय उसके दिमाग में आ ही गया। वह आगे बढ़ी और जमींदार की थैली में से एक कंकड़ निकाला, लेकिन उसे देखे बिना ही जमीन में गिरा दिया। जमीन में गिरकर वह कंकड़ अन्य कंकड़ों में जा मिला। हाय, ये क्या हो गया? कंकड़ का रंग तो मैं देख ही नहीं पाई और वह मेरे हाथ से नीचे गिर गया। अब मैं क्या करूं? किसान की बेटी पंचों को देखकर जानबूझकर परेशान होने का नाटक करने लगी। यह सुन एक पंच बोला,
कोई बात नहीं। तुमने जो कंकड़ निकाला था, अब उसे पहचानना संभव नहीं है। ऐसा करो, जमींदार के दूसरे थैले में से कंकड़ निकाल लो। वह जिस रंग का हुआ, उसके विपरीत रंग का कंकड़ ही तुमने पहले निकाला होगा। सभी पंच इस बात पर सहमत हो गए। इधर ये सुनकर जमींदार के होश उड़ गए। लेकिन अब वह क्या कहता? पासा पलट चुका था। वह चुप ही रहा। किसान की बेटी ने जब थैले में से कंकड़ निकाला तो वह काले रंग का था। सबने मान लिया कि पहले उसने सफेद कंकड़ निकाला था। इस तरह वह जमींदार से शादी करने से बच गई और उसके पिता का कर्ज भी माफ हो गया। मुसीबत के समय समझदारी से काम लेना चाहिए। जब भी मुसीबत आ पड़े तो बिना हौसला खोए शांत दिमाग से विचार करना, कोई न कोई हल अवश्य निकलेगा। एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत परेशान था। सब कुछ होने के बावजूद भी वह खुश नहीं रह पाता था। एक दिन वह अपने गुरुजी के पास गया और उन्हें अपनी समस्या बताते हुए बोला, गुरुजी, आपने मुझे सफलता प्राप्ति के लिए मेहनत और लगन से काम करने की सलाह दी थी। मैंने वैसा ही किया और आज मैं अपने जीवन में सफल हूँ। मेरे पास गाड़ी, बंगला, पैसा और ऐशो आराम के सारे साधन हैं। फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। मुझे लगता था कि सफलता प्राप्त कर लेने से सुकून भी मिल जाएगा, लेकिन मेरे जीवन में वो सुकून नहीं है। मैं खुशी और सुकून से भरा जीवन चाहता हूँ गुरुजी। अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। गुरुजी ने उसकी बात ध्यान से सुनी। फिर मुस्कुराते हुए घर के कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद जब वे बाहर आए तो उनके हाथ में 3 गेंदें थी। एक गेंद कांच की, एक चीनी मिट्टी की और एक गेंद रबर की थी। वे गेंदें उस व्यक्ति के हाथ में देकर वे बोले, बेटा, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें बताऊंगा, लेकिन उसके पहले तुम्हें एक छोटा सा काम देता हूँ। जो गेंदें मैंने तुम्हें दी हैं, उन्हें तुम अपने हाथों में लेकर एक के बाद एक इस तरह उछालते जाओ कि एक समय में एक गेंद हवा में जरूर रहे। व्यक्ति उन गेंदों को हवा में उछालने लगा। वह एक गेंद हवा में फेंकता तो 2 गेंद उसके हाथों में रहती। जब हवा में उछाली गई गेंद नीचे गिरने वाली होती तो वह हाथ में रखी गेंदों में से एक को हवा में उछालकर उस गेंद को पकड़ लेता। ये सिलसिला इसी तरह चल रहा था। इस तरह गुरुजी के कहे अनुसार एक समय में एक गेंद हवा में अवश्य रहती थी। कुछ देर बाद एक ऐसा समय आया जब चीनी मिट्टी की गेंद हवा में थी और कांच और रबर के गेंद उसके हाथ में थी। लेकिन इस बार उसका सही संतुलन नहीं बन पाया और हवा में उछाली गई चीनी मिट्टी की गेंद नीचे जमीन पर गिरने लगी। चीनी मिट्टी की गेंद सबसे ज्यादा कीमती थी। इसलिए व्यक्ति ने सोचा, जब 2 ही गेंद जमीन में गिरने से बचाई जा सकती है तो चीनी मिट्टी और कांच की गेंद को बचाना ज्यादा सही है। उसने तुरंत अपने हाथ में से रबर की गेंद नीचे गिरा दी और चीनी मिट्टी की गेंद पकड़ ली। गेंद गिरने से वह दुखी हो गया क्योंकि वह गुरुजी का बताया गया काम सही तरीके से पूरा नहीं कर पाया। उसने जब अपने गुरुजी को देखा तो गुरुजी ने पूछा, बेटा, तुमने रबर की गेंद क्यों गिरा दी, चीनी मिट्टी की गेंद क्यों नहीं गिरने दी? उसने उत्तर दिया, गुरुजी, चीनी मिट्टी की गेंद सबसे ज्यादा कीमती थी, इसलिए मैंने उसे जमीन पर गिरने नहीं दिया। यदि कांच की या चीनी मिट्टी की गेंद जमीन पर गिर जाती तो वे टूट जाती, लेकिन रबर की गेंद को नीचे गिरने से कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए जब मुझे लगा कि मैं 2 ही गेंद हाथ में संभाल पाऊंगा तो मैंने चीनी मिट्टी और कांच की गेंदों को हाथों में संभाला और रबर की गेंद नीचे गिरा दी। उसका उत्तर सुनकर गुरुजी बोले, बेटा, जिस समस्या का समाधान ढूंढने तुम मेरे पास आए थे, उसका समाधान तो तुमने खुद ही निकाल लिया। अब जरा गौर से सुनो। ये 3 गेंदें तुम्हारे जीवन की प्राथमिकताओं को दर्शाती हैं।
चीनी मिट्टी की गेंद तुम और तुम्हारा परिवार है। कांच की गेंद तुम्हारी नौकरी, व्यवसाय, पैसे और जीवन के आवश्यक साधन है। रबर की गेंद वो विलासिता की चीजें हैं जिनके बिना भी जीवन आराम के कट सकता है, जैसे महंगा मोबाइल, महंगी घड़ी और अन्य महंगे शौक। तुमने अपने जीवन में कांच और रबर की गेंद पर ध्यान दिया और नौकरी, घर, गाड़ी, बंगला, सुख सुविधा के सारे साधनों के साथ अपने महंगे शौक भी पूरे किए। लेकिन चीनी मिट्टी की गेंद यानी खुद पर, अपने परिवार पर ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि तुम्हें अपने जीवन में खुशी और सुकून की कमी खल रही है। बेटा, जीवन में आगे बढ़ते समय अपनी प्राथमिकता तय करके रखो। जब भी जीवन की 3 गेंदों का संतुलन बिगड़ता सा महसूस हो तो रबर की गेंद छोड़ो। जीवन में खुशियां सदा बनी रहेंगी। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि काम और पैसे के पीछे भागते भागते हम अपने लिए और अपने अपनों के लिए समय नहीं निकाल पाते। यही कारण है कि हम खुशी और सुकून के लिए तरसते रह जाते हैं। जीवन में इतना तेज भी क्या भागना कि खुशियां पीछे रह जाएं। अपनी प्राथमिकताओं को समझो। आगे बढ़ना और सफल होना जितना महत्वपूर्ण है, उतनी ही खुशियां और सुकून भी है। उन्हें नजरअंदाज ना करें। एक 10 साल का लड़का जूडो सीखना चाहता था। अपनी इस चाहत को पूरा करने वह एक जूडो मास्टर के पास गया और उनसे निवेदन किया कि वे उसे जूडो सिखाए। जूडो मास्टर ने लड़के को ध्यान से देखा। उस लड़के का एक हाथ नहीं था। पूछने पर लड़के ने बताया कि एक कार दुर्घटना में उसने अपना बायां हाथ गंवा दिया है। लेकिन अपनी अक्षमता के बाद भी वह जूडो सीखना चाहता है। जूडो सीखने की उसकी ललक देख जूडो मास्टर ने उसे अपना शिष्य बना लिया और उसे जूडो सिखाने लगे। लड़का भी पूरी लगन से जूडो सीखने लगा। जूडो सीखते सीखते लड़के को 3 महीने हो गए और इन 3 महीनों में मास्टर ने उसे जूडो का केवल एक ही मूव सिखाया। लड़का अच्छा कर रहा था और उसकी इच्छा थी कि मास्टर उसे और भी मूव सिखाए। एक दिन वह मास्टर के पास जाकर बोला, मास्टर, आपने मुझे अब तक जूडो का एक ही मूव सिखाया है। आपको नहीं लगता कि मुझे इसके दूसरे मूव भी आने चाहिए? इस पर मास्टर बोले, ये एकमात्र मूव है जो तुम जानते हो और तुम्हें बस यही जानने की जरूरत है। लड़के को मास्टर की बात समझ में तो नहीं आई, लेकिन उन पर भरोसा कर वह जूडो का प्रशिक्षण प्राप्त करता रहा। कुछ महीने बीतने के बाद मास्टर लड़के को एक जूडो प्रतियोगिता में ले गए। इस प्रतियोगिता का पहला मुकाबला लड़के ने बड़ी ही आसानी से जीत लिया। दूसरे मुकाबले में भी उसे कोई मुश्किल नहीं हुई और वह बड़ी ही आसानी से जीत गया। तीसरे मुकाबले में उसे कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में उसका प्रतियोगी आवेश में आ गया और अपने पैंतरों से उसे छकाने लगा। तब लड़के ने वह एक मूव आजमाया जो उसके मास्टर ने उसे सिखाया था। इस मूव के सामने उसके प्रतियोगी ने हार मान ली। लड़का खुश भी हुआ और हैरान भी। लड़का प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच चुका था। फाइनल में उसका मुकाबला जिस प्रतियोगी से होना था वह अनुभवी और मंजा हुआ खिलाड़ी था। लड़के के लिए वो मुकाबला बहुत मुश्किल होने वाला था। फाइनल में प्रारंभ से ही प्रतियोगी उस पर हावी हो गया। एक समय ऐसा भी आया जब रेफरी को लगने लगा कि लड़के को चोट न लग जाए, इसलिए उसने टाइम आउट का इशारा भी कर दिया। वह मुकाबले को रोकने ही वाला था कि जूडो मास्टर ने बीच में आकर उनसे मुकाबला जारी रखने का अनुरोध किया। रेफरी ने यह अनुरोध मानकर मुकाबला नहीं रोका। जब मुकाबला और आगे बढ़ा तो प्रतियोगी ने एक बड़ी भूल कर दी। लड़के को एक अच्छा मौका मिल गया और उसने अपना वही मूव आजमाया और कमाल की बात है कि इस मूव ने उसे मैच जिता दिया। लड़का अपनी पहली ही प्रतियोगिता का विजेता बन चुका था। जब वह मास्टर के साथ वापस लौट रहा था
तो वे दोनों प्रतियोगिता के हर मुकाबले और मूव की बात कर रहे थे। लड़के ने मास्टर से पूछा, मास्टर जी, आपको कैसे पता था कि मैं केवल एक मूव के भरोसे ये प्रतियोगिता जीत सकता हूँ? मास्टर ने जवाब दिया, तुम्हारी जीत 2 कारणों से हुई है। पहली ये कि तुमने जूडो के सबसे मुश्किल मूव पर मास्टरी कर ली थी, और दूसरी ये कि उस मूव से बचने का तुम्हारे प्रतियोगी के पास केवल एक ही तरीका था कि वह तुम्हारा बायां हाथ पकड़ ले। लड़के का बायां हाथ नहीं था। उसकी ये शारीरिक कमजोरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। कई बार हम अपनी कमियों के लिए भगवान से शिकायत करते हैं, अपनी परिस्थितियों के लिए खुद को या अपने परिवारजनों को दोष देते हैं। उस वक्त हम ये नहीं समझ पाते कि हमारी कमियां एक दिन हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है। हम सब खास और महत्वपूर्ण हैं। इसलिए कभी ये न सोचें कि हम में कोई कमजोरी या कमी है, और स्वयं में कभी भी हीनता की भावना न लाएं। अपना कर्म करते जाएं, सफलता अवश्य मिलेगी। एक जंगल में सुनहरे पंखों वाली बहुत सुंदर चिड़िया रहती थी। उसका प्रिय भोजन पेड़ के तनों पर रहने वाले कीड़े थे। एक दिन वह इधर उधर उड़ते हुए अपना भोजन तलाश रही थी। तभी एक आदमी पर उसकी नजर पड़ी। वह एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा लेकर जंगल में तेजी से गुजर रहा था। चिड़िया को उस आदमी की जल्दबाजी देख कुछ हैरानी हुई, और उसने उसे रोककर पूछा, भाई, क्या बात है? इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? कुछ परेशानी है क्या? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। आज सुबह से मैं पेड़ के तनों में रहने वाले कीड़ों को इकट्ठा कर रहा था। इस लकड़ी के बक्से में मैंने उन कीड़ों को भरा हुआ है। अब जंगल के दूसरी ओर बसे गांव के बाजार में जाकर उन्हें बेचूंगा, और बदले मुझे एक सुनहरा पंख मिलेगा। बाजार बंद न हो जाए, इसलिए जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, आदमी ने उत्तर दिया। यह बात सुनकर चिड़िया ने सोचा कि इसे सुनहरा पंख चाहिए और मुझे पेड़ के तने के कीड़े। हम दोनों की आवश्यकताओं की वस्तुएं एक दूसरे के पास है। क्यों न इसे मैं अपना एक पंख देकर ये बक्सा ले लूं। इस तरह मुझे भोजन की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। उसने किसान को कहा कि मुझे तुम ये बक्सा दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें एक सुनहरा पंख दे दूंगी। किसान को बिना बाजार गए ही सुनहरा पंख मिल रहा था, इसलिए वह तैयार हो गया। चिड़िया ने खुशी खुशी अपना एक पंख उसे दिया और लकड़ी का वह बक्सा ले लिया। साथ ही उसने उस आदमी को रोज सुनहरे पंख के बदले कीड़े लाने के लिए राजी कर लिया। उस दिन के बाद से चिड़िया को बिना किसी मेहनत के रोज कीड़े मिलने लगे। उसके बदले वह अपना एक पंख तोड़कर दे देती। बिना इधर उधर भटके उसके दिन मजे से बीतने लगे। लेकिन ऐसा करते करते चिड़िया के पंख खत्म होने लगे। उसे उड़ने में परेशानी होने लगी। वह दिन भी आया जब उसके सारे पंख समाप्त हो गए। अब वह उड़ने में पूरी तरह असमर्थ हो गई। पंख न मिलने पर उस आदमी ने उसके लिए कीड़े लाना बंद कर दिया। अब चिड़िया लाचार हो चुकी थी। वह भोजन की तलाश में जा नहीं सकती थी, और रोज बिना मेहनत मिलने वाला भोजन अब बंद हो चुका था। कुछ ही दिनों में चिड़िया भूख प्यास से तड़पकर मर गई। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कभी कभी शॉर्टकट से मिली सफलता के गंभीर परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। इसलिए हमेशा मेहनत पर भरोसा रखें। मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। देर सवेर ही सही मेहनत से सफलता अवश्य मिलती है, और वह सफलता लंबे समय तक बनी रहती है। एक नगर में एक महान तलवारबाज रहता था। उसके जैसा तलवारबाज उस पूरे नगर में तो क्या पूरे राज्य में नहीं था। राज्य भर में उसकी ख्याति फैली हुई थी। अपनी तलवारबाजी के दम पर उसने अपने राजा को कई युद्धों में जीत दिलवाई थी। इसलिए सभी उसका बहुत सम्मान करते थे। समय बीतने के साथ वह वृद्ध हो चला था।
वह नहीं चाहता था कि उसकी कला उसके साथ ही इस दुनिया से चली जाए। इसलिए उसने पूरे राज्य में ऐलान करवाया कि जो भी तलवारबाजी सीखना चाहता है वह उसके पास आकर सीख सकता है। राज्य के कई युवक उसके पास आए और उसके शिष्य बनकर तलवारबाजी सीखने लगे। वह भी अपनी कला के हर गुर अपने शिष्यों को सिखाने लगा। उन शिष्यों में से एक शिष्य असाधारण था। उसने शीघ्र ही तलवारबाजी के सारे गुर सीख लिए और तलवारबाजी में पारंगत हो गया। पारंगत होने के बाद उसे अपनी तलवारबाजी पर घमंड हो गया। वह स्वयं को अपने गुरु से भी महान तलवारबाज समझने लगा, किंतु उसे अपने गुरु सरीखी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं थी। वह प्रतिष्ठा पाने नित नए उपाय सोचा करता। एक दिन उसने सोचा क्यों ना तलवारबाजी का एक मुकाबला गुरु के साथ किया जाए। उन्हें पराजित कर दूंगा तो लोग मुझे उनसे महान तलवारबाज स्वीकार कर लेंगे। उसने अपने वृद्ध गुरु को तलवारबाजी की चुनौती दे दी। गुरु ने वह चुनौती स्वीकार कर ली। 7 दिन बाद दोनों के मध्य तलवारबाजी का मुकाबला नियत किया गया। पूरे राज्य में इस मुकाबले की चर्चा थी। यहाँ तक कि राज्य के राजा भी वह मुकाबला देखने को आतुर थे। शिष्य को अपनी तलवारबाजी पर पूरा भरोसा था, किंतु दिन गुजरने के साथ उसका यह भरोसा कम होने लगा। उसे लगने लगा कि गुरु ने अवश्य तलवारबाजी की एक न एक विधा उसे नहीं सिखाई होगी। वह अपने गुरु पर नजर रखने लगा ताकि अभ्यास के दौरान यदि गुरु वह विधा प्रयोग करे तो उसे देखकर वह सीख सके। एक दिन उसने देखा कि गुरु कहीं जा रहा है। वह उसका पीछा करने लगा। गुरु लोहार के पास पहुंचा और लोहार को 15 फुट लंबी म्यान तैयार करने का आदेश दिया। शिष्य ने सोचा अवश्य ही गुरु 15 फुट लंबी तलवार बनवाकर उतनी दूर से ही उसका सिर कलम कर देने की योजना बना रहा है। बिना समय व्यर्थ किए वह एक अन्य लोहार के पास गया और उससे 16 फुट लंबी तलवार बनवा ली। मुकाबले का दिन आया। गुरु और शिष्य दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, गुरु ने म्यान से तलवार निकालकर शिष्य की गर्दन पर रख दी। उधर शिष्य म्यान से अपनी 16 फुट लंबी तलवार निकालता ही रह गया। वास्तव में गुरु ने म्यान 15 फुट की बनवाई थी, किंतु उसकी तलवार एक सामान्य तलवार थी। जीवन में हर युद्ध ताकत और बल के सहारे नहीं जीते जाते। आत्मज्ञान और अनुभव के सामने ताकत और बल भी फीके पड़ जाते हैं। घमंड को कभी न कभी नीचा देखना ही पड़ता है। अपनी कला पर घमंड करने के बजाय उसे निखारने में समय लगाएं। एक राज्य में शासन करने वाला राजा दुनिया का सबसे शक्तिशाली शासक बनना चाहता था। एक दिन उसे दूर देश से आए एक भविष्यवक्ता के बारे में पता चला। वह उनसे मिलने पहुंचा और उन्हें अपनी इच्छा बताते हुए निवेदन किया, महात्मा, मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बन सकूं। भविष्यवक्ता ने सामने जाते हुए एक रास्ते की ओर इशारा किया और बोले, राजन, सामने जो रास्ता देख रहे हो इस पर चलते जाओ। 10 किलोमीटर की दूरी तय करने पर तुम्हें एक पेड़ दिखाई देगा। उस पेड़ पर चमत्कारी फल लगते हैं। तुम उस पेड़ से एक फल तोड़कर खा लेना। तुम्हारी शक्ति 100 गुना बढ़ जाएगी। राजा बिना समय व्यर्थ किए उस पेड़ की तलाश में निकलने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसके जाने के पहले भविष्यवक्ता ने उसे चेताया, राजन, एक बात ध्यान में रखना। जब तुम इस रास्ते पर आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा सामना 1 फीट ऊंचे एक राक्षस से होगा। तुम उसे मार देना, तभी आगे बढ़ना, अन्यथा वह तुम्हारा आगे बढ़ना और पेड़ से फल तोड़ना मुश्किल कर देगा। राजा ने हामी भरी और भविष्यवक्ता से आज्ञा लेकर उनके बताए रास्ते पर चलने लगा। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अचानक एक राक्षस उसके सामने आया और उसका रास्ता रोक लिया। उसकी ऊंचाई 1 फीट थी। वह राजा को ललकारते हुए बोला, तुझमें हिम्मत है
तो मुझे मारकर आगे बढ़। राजा ने देखा कि राक्षस कदकाठी में बहुत छोटा है। उसने सोचा कि इतने छोटे से राक्षस को मारने में अपना समय और ऊर्जा क्यों व्यर्थ करूं। वह उसे धकेलकर बिना मारे ही आगे बढ़ गया। वह आगे 1 किलोमीटर ही चल पाया था कि वह राक्षस फिर से उसके सामने आ गया। इस बार उसकी ऊंचाई 1 फीट बढ़ गई थी। राजा ने उसे फिर एक तरफ धकेला और आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते बढ़ते हर 1 किलोमीटर पर वह राक्षस राजा के सामने आने लगा और हर बार उसकी ऊंचाई 1 फीट बढ़ी हुई होती। राजा हर बार उसे मारे बिना आगे बढ़ता जाता। जब राजा भविष्यवक्ता द्वारा बताए पेड़ के पास पहुंचा तो राक्षस फिर से सामने आ गया। इस बार वह 10 फीट का विशालकाय राक्षस था। जब उसने राजा को फल तोड़ने से रोक दिया, तब राजा को भविष्यवक्ता की चेतावनी याद आई कि राक्षस को मार देना, अन्यथा वह तुम्हें फल तोड़ने नहीं देगा। अब राजा के पास युद्ध के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। कई बार स्थिति ऐसी बनी मानो राक्षस राजा को मार देगा, लेकिन अंत में किसी तरह राजा राक्षस को मारने में सफल रहा। फिर उस चमत्कारी पेड़ का फल तोड़कर खाकर उसने चैन की सांस ली। लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में जब हम प्रयासरत रहते हैं तो हमें कई बार छोटी छोटी समस्याओं और चुनौतियों से दो चार होना पड़ता है। हम अक्सर उन्हें छोटा या तुच्छ जानकर नजरअंदाज कर देते हैं और उनका निराकरण नहीं करते। फिर धीरे धीरे वही समस्याएं और चुनौतियां बड़ी होती चली जाती हैं। एक समय ऐसा आता है जब उन्हें नजरअंदाज करना संभव नहीं हो पाता और वे हमारे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग का रोड़ा बन जाती हैं। कई बार उस रोड़े को पार कर पाना हमारे बस के बाहर हो जाता है और कई बार उन्हें सुलझाने में हमारा बहुत समय और ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। बाद में हम पछताते हैं कि हमने पहले उसका समाधान क्यों नहीं निकाला। इसलिए बाद में पछताने से बेहतर है कि समस्याएं शुरुआत में उस वक्त ही सुलझा ली जाएं, जब वे छोटी हों। एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने मानव जाति के साथ एक खेल खेलने का निर्णय लिया। उन्होंने खुशी को कहीं छुपा देने का मन बनाया ताकि मानव उसे आसानी से प्राप्त न कर सके। ब्रह्मा जी की सोच थी कि जब बहुत तलाश करने के बाद मानव खुशी को ढूंढ निकालेगा, तब शायद वास्तव में खुश हो पाएगा। इस संबंध में मंत्रणा करने उन्होंने अपनी परामर्श मंडली को बुलाया। जब परामर्श मंडली उपस्थित हुई तो ब्रह्मा जी बोले, मैं मानवजाति के साथ एक खेल खेलना चाहता हूँ। इस खेल में मैं खुशी को ऐसे स्थान पर छुपाना चाहता हूँ जहाँ से वह उसे आसानी से न मिल सके, क्योंकि आसानी से प्राप्त खुशी का महत्व मानव नहीं समझता और पूरी तरह से खुश नहीं होता। अब आप लोग मुझे परामर्श दें कि मैं खुशी को कहाँ छुपाऊं। इसे धरती की गहराई में छुपा देना उचित होगा, पहला परामर्श आया। लेकिन मानव खुदाई कर आसानी से इसे प्राप्त कर लेगा, ब्रह्मा जी ने असहमति जताते हुए कहा। तो फिर इसे सागर की गहराई में छुपा देना अच्छा रहेगा, एक परामर्श और आया। मानव सारे सागर छान मारेगा और खुशी आसानी से ढूंढ निकलेगा। इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा, ब्रह्मा जी बोले। बहुत से परामर्श सलाहकार मंडली ने दिए, लेकिन कोई ब्रह्मा जी को जंचे नहीं। काफी सोच विचार कर ब्रह्मा जी एक निर्णय पर पहुंचे, जिससे परामर्श मंडली भी सहमत थी। वह निर्णय था कि खुशी को मानव के अंदर ही छुपा दिया जाए। वहां उसे ढूंढने के बारे में मानव कभी सोचता ही नहीं है। लेकिन यदि उसने वहां खुशी ढूंढ ली तो वह अपने जीवन में वास्तव में खुश रहेगा। हम अक्सर खुशी को बाहर तलाशते रहते हैं, किंतु वास्तविक खुशी हमारी भीतर ही है। आवश्यकता है उसे अपने भीतर तलाशने की। एक दिन की बात है। पिता ने देखा कि उसका बेटा घर के लॉन में गुमसुम खड़ा हुआ है। वह बेटे के पास गया और उससे पूछा, बेटा क्या बात है? गुमसुम से क्यों खड़े हो?
मैं कुछ सोच रहा हूँ पापा, बेटे ने जवाब दिया। मुझे भी तो पता चले कि तुम क्या सोच रहे हो, पिता बोला। मैं ये सोच रहा हूँ पापा कि मेरी जिंदगी की कीमत क्या है। पिता मुस्कुरा उठा और बोला, अच्छा ये बात है। यदि तुम सच में अपनी जिंदगी की कीमत समझना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। बेटा तैयार हो गया। पिता ने उसे एक पत्थर दिया जो दिखने में साधारण सा ही था और कहा, बेटा इस पत्थर को लेकर बाजार जाओ। वहाँ किसी स्थान पर ये पत्थर हाथ में लेकर खड़े हो जाना। कोई इसकी कीमत पूछे तो कहना कुछ नहीं, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। बेटा बाजार चला गया और एक जगह पर हाथ में पिता का दिया हुआ पत्थर लेकर खड़ा हो गया। उसे वहां खड़े हुए कुछ समय ही गुजरा था कि एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और पूछने लगी, बेटा इस पत्थर की क्या कीमत है? लड़का कुछ बोला नहीं, बस अपने पिता के कहे अनुसार अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। अच्छा 200 रुपए। ठीक, मैं इस पत्थर को 200 रुपए में खरीदने को तैयार हूँ। मुझे ये पत्थर दे दो, बूढ़ी औरत बोली। बूढ़ी औरत की बात सुनकर लड़का हैरान रह गया। उसे अंदाजा ही नहीं था कि एक साधारण से दिखने वाले पत्थर के लिए कोई 200 रुपए भी दे सकता है। खैर, उसने वह पत्थर बेचा नहीं और घर आ गया। घर आकर उसने सारी बात अपने पिता को बताई। तब पिता ने उससे कहा, इस बार तुम एक म्यूजियम में जाना। वहां भी कोई तुमसे इस पत्थर की कीमत पूछे तो पहले की तरह 2 उंगलियां खड़ी कर देना। लड़का पत्थर लेकर म्यूजियम चला गया। वहां एक आदमी ने उसके हाथ में वह पत्थर देखकर पूछा, इसकी कीमत क्या है? लड़का कुछ नहीं बोला, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। अच्छा 20,000 रुपए। ठीक है, मैं ये तुमसे 20,000 रुपए में खरीद लूंगा, आदमी बोला। लड़का यह सुनकर हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई उस पत्थर के 20,000 रुपए भी दे सकता है। पत्थर बेचने से मना कर वह घर आ गया। अपने पिता को उसने सारी बात बताई। तब पिता ने कहा, अब मैं तुम्हें आखिरी जगह भेजता हूँ। इस पत्थर को लेकर अब तुम किसी कीमती पत्थरों की दुकान पर जाओ और वहाँ भी कोई तुमसे इसकी कीमत पूछे तो कुछ कहना मत। पहले की तरह बस 2 उंगलियां खड़ी कर देना। लड़का तुरंत कीमती पत्थरों की एक दुकान में पहुंचा। उसके हाथ में वह पत्थर देख दुकानदार तुरंत उसके पास आया और बोला, अरे ये पत्थर तुम्हारे पास कैसे? इसे तो मैं सालों से तलाश रहा हूँ। ये पत्थर तुम मुझे दे दो, बताओ क्या कीमत लोगे इसकी? लड़के ने बिना कुछ कहे अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। अच्छा 2 लाख रुपए। ठीक है, मैं अभी तुम्हें 2 लाख रुपए देकर ये पत्थर तुमसे खरीद लेता हूँ, वह आदमी बोला। 2 लाख रुपए सुनकर लड़के की आंखें आश्चर्य से फैल गई। यह कीमत तो उसकी सोच से भी बाहर थी। खैर, उसने वह पत्थर नहीं बेचा और घर चला आया। घर पहुंचकर उसने अपने पिता को बताया, पापा यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई इस पत्थर के 2 लाख रुपए देने को भी तैयार है। ये कैसा पत्थर है पापा? कोई इसे 200 में खरीदना चाहता है तो कोई 20,000 में, और तो और इसे 2 लाख रुपए में भी लोग खरीदने को तैयार हैं। आखिर इसकी कीमत क्या है? पिता बेटे को समझाते हुए बोला, बेटा तुमने अपनी जिंदगी की कीमत मुझसे पूछी थी ना। इस पत्थर की जगह अपनी जिंदगी को रखो और अंदाजा लगाओ अपनी जिंदगी की कीमत का। इस पत्थर की कीमत अलग अलग स्थान पर अलग अलग थी। वैसा ही जिंदगी के साथ भी है। तुम्हारी जिंदगी की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि तुम खुद को कहां पर रखते हो। यदि तुम खुद को 200 रुपए वाली जगह पर रखोगे तो तुम्हारी जिंदगी की कीमत 200 रुपए की है। यदि तुम खुद को 2 लाख रुपए वाली जगह पर रखोगे तो तुम्हारी जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए की है।
अब ये तुम्हें तय करना है कि तुम खुद को कहाँ रखते हो। लोग हमारा और जिंदगी का अलग अलग मूल्यांकन करते हैं। जो हमसे प्यार करते हैं, हमें अपना समझते हैं, उनके लिए हम सब कुछ होते हैं। लेकिन जो हमें बस इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमारा फायदा उठाना चाहते हैं, उनके लिए हम कुछ भी नहीं होते। वास्तव में जीवन अमूल्य है, इसका महत्व समझें।